2 दिन बाद उस शाम करण को बचाकर लाने के बाद सभी वापस आ गए थे और नित्या बिना कुछ कहे वहां से निकल गई थी और अपने हॉस्टल रूम में आ गई थी। क्योंकि नित्या के दाएं बाजू में चोट लगी थी तो टीचर शर्मा भी उसे होमवर्क न करने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसका बायां हाथ ठीक था तो फिर भी उसे टीचर शर्मा का घूरना बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इधर शिवांग पिछले 2 दिनों से नित्या के आगे पीछे घूम रहा था और इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसकी बॉस ठीक रहे, लेकिन इसका फर्क नित्या पर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि उसका मूड थोड़ा और खराब था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी और अगर आ भी रही थी तो बुरे सपने उसे सोने नहीं दे रहे थे। नित्या का खराब मूड देखकर क्लास में कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन शायद कोई था जिसे यह बात रास नहीं आ रही थी और वह थी रश्मि। नित्या आराम से अपना हेड डाउन किए अपनी आंखें बंद किए डेस्क पर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने उसके डेस्क पर नॉक किया और वह इंसान या कहे लड़की, नित्या अपना होमवर्क दो, यू किसी को शेर के मुंह में हाथ डालता देख पूरी क्लास जो अभी तक बातें करने में बिजी थी वो उस तरफ देखने लगी और बच्चों ने डिस्कशन करना शुरू किया। क्या रश्मि का दिमाग खराब है? हाँ, वो 3-4 दिन से क्लास में है और हम सब ने उसे सब कुछ बताया भी है, पर तब भी वह नित्या के पास जा रही है। ये पीटना चाहती है, नहीं तो बस अपना काम कर रही है। कैसा काम? वो सिर्फ इंग्लिश की मॉनिटर है और बाकी सब्जेक्ट के मॉनिटर भी तो है ना। क्या वो सब जाते हैं उसके पास? नहीं तो ये क्यों गई है? अरे यार, उसे बस चूल मची है नित्या से मार खाने की, लेकिन नित्या अनरीजनेबल नहीं है। क्या पता, चलो देखते हैं। हाँ, रश्मि ने सभी बच्चों की बातें सुनी और अपने हाथ की पकड़ कॉपी पर मजबूत कर ली। रश्मि, वो आज तक जहाँ रही है सब उससे प्यार करते थे, सब उसे हमेशा स्पेशल ट्रीट करते थे, लेकिन जब से वो यहाँ दिल्ली आई है सब कुछ मानो बदल गया है। पहले तो वह रूही और अब ये नित्या। रश्मि को अगर वो सच बोले तो तब अच्छा लगता जब यश ने उसे इम्पोर्टेंट दी थी रूही की जगह, और तब भी अच्छा लगा था जब अवंतिका उसे स्पेशल ट्रीट कर रही थी रूही के बर्थडे पार्टी में, लेकिन जब से ये नित्या सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुई है तब से सब मानो बदल गया है। हाँ, यश नहीं बदला लेकिन बाकी सब। पहले रूही से लड़ाई होने की वजह से अवंतिका का मूड खराब था और फिर रूही से बात न करने की वजह से बाकी दोनों पार्थ और वेद का भी मूड खराब हो गया। और अब जब से सभी ने सुना है कि रूही इंडिया से बाहर जा रही है एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्ट लेकर, तब से तीनों को लग रहा है कि यह उनकी वजह से हुआ है। और यहाँ इस क्लास में भी सभी नित्या को भले बुरा कहते हैं लेकिन सभी उसे एडमायर करते हैं। सभी को नित्या का एरोगेंस कुछ स्टाइल पसंद है, सभी उसके गंदे नंबर होने के बावजूद उसे आइडल की तरह पसंद करते हैं। रूही को आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, इनायत और रूही उसे ज़्यादा मार्क्स लाने में बेहतर थी और उनका उससे आगे होना उसे समझ आता था, लेकिन एक ऐसी लड़की का उससे क्या मुकाबला जो पेपर में सिर्फ पासिंग नंबर ही लाती है, उसके पास शक्ल के अलावा कुछ नहीं हो। रूही के ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नित्या ने खुद को किसी को बुलाता सुना तो अपना सर उठाया और आलस से सामने वाले शख्स को देख अपनी ठंडी आवाज में बोली, क्या चाहिए? नित्या को उसके सामने खड़ी लड़की कभी पसंद नहीं थी। क्योंकि उसे बेवकूफ़ और हाइपोक्रेसी वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, और जब वह इंसान हीरोइन हो तो बिल्कुल भी नहीं। नित्या के पिछले जन्म में भी ये रश्मि एक बड़ा पग, मतलब एक मक्खी या एक ऐसा इंसान जो सब कुछ गलत कर देता हो और उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। शायद मुझे पूरा नहीं पता थे उसकी ज़िंदगी में उसे कभी भी याद है पिछली ज़िंदगी में जब वो शादी के जोड़े में तैयार होने जाने वाली थी, तब इस हीरोइन की उस बेकार दोस्त ने उसे बेहोशी की दवा पिलाकर सुला दिया था और उसके सामने खड़ी इस हीरोइन ने अपना बॉयफ्रेंड होने के बावजूद सिर्फ उसकी दोस्त और यश के परिवार के कहने पर यश से शादी कर ली थी और उसके होश में आने पर खुद को कैसे विक्टिम दिखा रही थी। और इस लीचड़ हीरो के घरवाले को भी बेकार ही थे। अगर उसकी शादी वो उस हीरो से करा देते तो उसका पागलपन कब का खत्म हो जाता, पर नहीं, हीरो और हीरोइन को तो एक होना था, फिर उसकी उस बहन को ढूंढना था और उसे पागल खाने भेजना था जिसे उसने शमशान बना दिया था। नित्या ये सब अभी सोच ही रही थी कि रश्मि ने नित्या से कुछ कहा। नित्या होश में आई और रश्मि को एक सिर्म के साथ देखते हुए अपनी काली आंखों में ठंडेपन के साथ अपनी साफ और ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे टीचर्स ने कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है?
नित्या की बात सुन रश्मि की आंखें हल्की फीकी पड़ गई और फिर उसने अपनी नजर झुकाकर कहा, लेकिन तुम्हें चोट दाएं हाथ में लगी है ना कि बाएं हाथ में? रश्मि की बात सुन नित्या अचानक से हंसी और अपने पैर उठाकर डेस्क पर रखते हुए आराम से बोली, रश्मि विजय कुमार, क्या तुम बहरी हो? नित्या की बात सुन रश्मि की वह सिकड़ गई और वह बोली, क्या मतलब? तो नित्या ने रश्मि से अपनी काली नजरें हटाकर पूरी क्लास की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं लेफ्टी हूँ या राइटी? नित्या का सवाल सुन सभी क्लास के बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बच्चे ने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, राइटी है नित्या। यह सुन नित्या ने रश्मि की तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में कोल्डनेस के साथ बोली, जवाब मिला तो अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। नित्या की बात सुन रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी क्लास ने रूही भागते हुए आई और चिल्लाते बोली, छोटू 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 सुन। नित्या एक एरोगेंट एक्सप्रेशन और कोल्ड आइस दोनों ही काली पड़ गई। इस वक्त नित्या को सच में रूही का सर फोड़ देने का मन कर रहा था कि उसके पिद्दी से सर में ऐसा क्या है जो वो उसे हर जगह एम्बेरेस करने के चक्कर में पड़ी रहती है। अभी नित्या यह सब सोच ही रही थी कि उसने रूही को किसी से सवाल करते सुना जो अपनी चीयरफुल और एक्सपेक्ट आवाज में बोल रही थी। नित्या कहा, यह सुन पूरी क्लास शांत हो गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बता दे कि नित्या रश्मि जहाँ खड़ी है उसके सामने बैठी है। अभी जिस बच्चे से रूही ने ये सवाल किया था वो परेशान हो ही रहा था कि क्या जवाब दे कि तभी उसके कानों में नित्या की कॉल्ड आवाज पड़ी जो कह रही थी, सुना नहीं क्या? मेरे सामने से दफा हो जाओ। नित्या की बात सुन रश्मि जो पहले ही आग बबूला हो रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वो वहां से नित्या को एक बार घूर कर मुड़ी और सीधे क्लास से बाहर की तरफ जाने लगी। जाते हुए रश्मि रूही के कंधे से टकराई और बिना उसे सॉरी बोले वहां से चली गई। रश्मि के चले जाने के बाद नित्या ने हैरान रूही को देखा जो जाती हुई रश्मि को देख रही थी और फिर अपने होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और नित्या ने अपनी शांत और शार्प आवाज में कहा, मोटू मैं यहाँ हूँ। मोटू सुन क्लास में से एक बच्चा हंसा और फिर सभी को हंसी आ गई और रूही का खूबसूरत सा चेहरा एकदम लाल हो गया था और वह नित्या की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, नित्या। अचानक से नित्या का चिड़चिड़ापन मूड जो रश्मि को देख खराब हुआ था और वो बस किसी का सर फोड़ना चाहती थी वो अच्छा हो गया और उसने एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अच्छे मूड में होते हुए कहा, बोलो मोटू। नित्या के एक बार फिर रूही के मोटू कहने पर शिवांग जो अभी अभी क्लास में आया था उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है बॉस, आपकी बहन का नाम मोटू है? नित्या ने शिवांग को देखा जिसे वो देखना पसंद नहीं करती, लेकिन आज उसे देख नित्या का मूड अच्छा था और उसने एक बार फिर रूही की तरफ देखा जो बस अब उसे खा ही जाने वाली थी और बोली, हाँ सिर्फ मोटू नहीं, इसका नाम तो रसगुल्ला मलाई जलेबी भी है। नित्या की बात पर इस बार सभी को हंसी आ गई। सभी को खुद पर हंसते देख रूही ने नित्या को घूरा और फिर कुछ सोच गहरी सांस ली और नित्या के सामने अपना ट्रांसफर पेपर करते हुए बोली, इस पर साइन कर दो, मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्ट लेने चाहती हूँ। रूही की बात सुन नित्या का रिलैक्स और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन गायब हो गया और उसने वह एप्लीकेशन उठाकर देखा और रीड करने के बाद रूही को सख्त एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी जैसे वह कहना चाहती हो, तुम इंग्लैंड जाना चाहती हो? रूही नित्या के नज़रों का मतलब समझ गई और उसे एक्सप्लेन करते हुए बोली, हाँ क्योंकि कहते हुए रूही ने अपनी पलकें झुकाई और फिर कुछ सोच अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए नित्या की तरफ देख बोली, यहाँ पर अब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है और मुझे भी थोड़ा दुनिया के बारे में पता होना चाहिए ना। अभी रूही ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र नित्या के बाजू में लगी पट्टी पर पड़ी और पट्टी देख रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनमें नित्या के लिए चिंता और फिक्र दोनों दिखने लगे। रूही ने तुरंत नित्या के पास आकर उसकी चोट को देखते हुए कहा, नित्या कैसे लगा ये? रूही का चिंता भरा एक्सप्रेशन देख नित्या ने अपना माथा मला। सच में इसे इन सब से कैसे डील करना ये सब आज तक नहीं आया। सोचते हुए नित्या ने पेपर पर अपने बाएं हाथ से साइन किया। अपनी पलकें झुकाते हुए कुछ सोचकर बोली, ये लो। लेकिन रूही ने नित्या की इस बात को इग्नोर करते हुए उसके चोट की तरफ देखते हुए कहा, नित्या पहले ये बताओ कि ये चोट कैसी लगी? वैसे तो तुम बहुत स्ट्रांग बनती हो और उस दिन स्टेडियम में भी तुमने कितने के छक्के छुड़ाए थे, तो इस बार किससे लड़ाई की या फिर तुम कहीं गिर गई थी, टकराए गई थी? कैसे लगा तुम्हें? रूही के इतने सवाल सुन नित्या ने रूही के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, चुप। नित्या विंडो सीट पर बैठी थी और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। यह
सेल्फ स्टडी का टाइम था तो टीचर्स क्लास में नहीं थे। खिड़की से आता धूप सीधा नित्या के ऊपर पड़ रही थी। वाइट शर्ट और रॉयल ब्लू स्कर्ट पहने, थाई ढीली, कलर की बॉटन खुली और दोनों हाथों की फुल बाजू हाथ में मोड़े हुए नित्या काफी कूल और हैंडसम लग रही थी। नित्या के लंबे बाल सलीके से पोनी टेल में बंधे थे। हल्के हल्के बाल उसके माथे पर आ रहे थे और हल्की हवा से उसकी पोनी टेल में बंधे बाल भी उड़ रहे थे। इस वक्त नित्या को देखते हुए सभी हैरान थे, सभी कहीं खो से गए थे। आखिर नित्या थी ही इतनी खूबसूरत। रूही नित्या को देख जम सी गई। नित्या ने जमी हुई रूही को देखा तो हल्के से उसके होठों पर स्माइल आ गई और उसने रूही के आंखों के सामने चुटकी बजाई तो रूही होश में आई और होश में आते ही रूही के गाल लाल हो गए और वह जल्दी से वो पेपर लेकर उठी और लाल गालों के साथ जल्दी जल्दी बोली, अपना ख्याल रखो, मैं 5 दिन में इंडिया से बाहर चली जाऊंगी और तब तक माँ या पापा दोनों को इस बारे में मत बताना और मैं जल्द ही नाना जी से भी मिलने जाऊंगी और उन्हें सब समझा दूंगी। और देखो तुम ऐसे मेरे साथ अपनी बड़ी बहन के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती, बोल रूही वहां से भागने लगी तो नित्या को रूही की बात पर हंसी आ गई और वह हंसने लगी। नित्या की हंसी क्लास के सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज था और हो भी क्यों ना, क्योंकि नित्या रावत कभी नहीं हंसती थी। क्लास में अभी अभी आया गौरव जो मैथ्स के नोट्स की फोटोकॉपी करवा कर आया था, उसने क्लास में कदम रखा तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी साफ सी थी, सुनने में किसी गाने की तरह। अभी ये गौरव सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र लास्ट में बैठे उस हंसती हुई लड़की के चेहरे पर गई और उसकी आंखें कुछ पल के लिए मानो उस लड़की पर थम सी गई। यहाँ स्कूल डॉक्टर ऑफिस में अमन आलस से अपनी किताबें लिए खिड़की के पास बैठा उसे पढ़ रहा था। करण अमन के सामने बैठा उसे ही देख रहा था। इस वक्त करण के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके हाथ में भी बैंडेज बंधा हुआ था। करण ने अमन को देखते हुए कहा, मास्टर अमन, इस बार मुझे किसने किडनैप किया था? करण का सवाल सुन अमन ने अपनी आंखें बिना किताब से हटाए और बिना उसकी तरफ देखे अपनी चार्मिंग आवाज में आलस से कहा, यह सवाल तुम्हें कुणाल से पूछना चाहिए। अमन का जवाब सुन करण हैरान हो गया और उसने ना समझे से कहा, कुणाल, पर इसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? करण का सवाल सुन अमन ने इस बार उसकी तरफ आलस से अपनी वॉयलेट आंखों से देखा और कुछ सोचकर बोला, कुणाल का पूरा नाम क्या है? अमन का सवाल सुनकर करण ने बिना ज्यादा कुछ सोचे कहा, कुणाल जयसिंह। करण ने कुणाल का जब पूरा नाम कहा तो उसके दिमाग में न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस आई, कुछ पिक्चर्स और करण का चेहरा फीका पड़ गया। जयसिंह मुंबई की ही नहीं बल्कि इंडिया की ही नामी फैमिली थी और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर भी उन्हें सब जानते थे। और ऐसा क्यों ना, तो जयसिंह भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन पार्टी के फाउंडर ही नहीं बल्कि इंडिया पर रूल करने वाली करंट पॉलिटिकल पार्टी भी थे। इस वक्त पावर स्ट्रक्चर इंडिया का काफी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि पावर किसी के हाथ में था तो पैसा किसी और के, लेकिन इन सब में 4 फैमिलीज का पावर डिवीजन काफी क्लियर था। जैसे कि सिंघानिया फैमिली जो कि क्राइम फील्ड में थी और उनकी फैमिली के ज्यादातर मेंबर पुलिस और आर्मी से जुड़े हुए थे। दत्ता फैमिली जिनका पावर कंट्रोल साइंस रिसर्च के फील्ड में था। जयसिंह फैमिली जिनका कंट्रोल पूरे पॉलिटिक्स में था लेकिन उसके पोजीशन भी थे। और लास्ट में लेकिन सबसे पहले नंबर पर आने वाले फैमिली सिंह ठाकुर फैमिली जिनका कंट्रोल सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड बिजनेस, पॉलिटिक्स और रोबोटिक्स में था। लेकिन अगर कहे कि सिर्फ यही 4 फैमिली ही टॉप थी तो पूरे इंडिया के पावर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती थी तो यह गलत था क्योंकि इसके बाद भी काफी फैमिलीज थी जिसके पास बहुत पावर था लेकिन इन 4 फैमिलीज का पावर कोई नहीं हिला सकता था। करण ने अमन को कुछ देर देखा और फिर अंदर आते हुए कुणाल को देख बोला, इस बार मुझ पर क्यों हमला हुआ? कुणाल ने करण का सवाल सुना तो उसका नॉर्मल फनी हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा अच्छे मूड में दिखता था वह सीरियस हुआ। उसकी भूरी आंखें थोड़ी गहरी हो गई और उसके होठों पर एक स्मिर्क छा गया और कुणाल डॉक्टर सीट पर बैठते हुए बेफिक्री से बोला, मेरे साथ रहने के सिर्फ फायदे ही चाहिए क्या? करण बाबू, कुणाल जय सिंह वैसे तो पैसे से एक डॉक्टर है लेकिन मुंबई के उन बड़ी फैमिलीज में
किसी नहीं पता कि कुणाल जयसिंह एक डेविल है। अमन सिंह राठौर का दोस्त होना कोई आम बात नहीं, क्योंकि अमन सिंह राठौर को बेवकूफ़ों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं और आगे कोई अमन सिंह राठौर का बेस्ट फ्रेंड बन जाते तो इसी बात से उनकी अहमियत का पता चल जाती है। कुणाल जयसिंह ना ही सिर्फ वो जयसिंह परिवार का अगला मुखिया और आगे जाकर उनकी पार्टी को संभालने वाला उनका वारिस, बल्कि एक डेविल भी है। लोगों को अक्सर लगता है कि अमीर और नामी परिवार में पैदा होना काफ़ी अच्छा होता होगा, लेकिन ऐसा कुणाल के लिए कभी नहीं था। जब कुणाल 4 साल का था तब उसके दादा ने उसे मिलिट्री के फेम दिया और 10 साल मिलिट्रीज में बिताने के बाद और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल के लिए जयसिंह फैमिली के ट्रेनिंग और बारिश की ट्रेनिंग लेने के लिए उसे अमेज़न के जंगल में छोड़ दिया गया और वहां से कुणाल अकेला जिंदा निकला और फिर उसके बाद उसने भी अमन को ज्वाइन किया। अमन के पापा कभी भी उसे फोर्स नहीं करते थे, वो आज़ाद पंछी था या कहे छोड़ दिया गया जानवर। तो वहीं कुणाल का परिवार उसे कभी नहीं अकेला छोड़ना चाहता था, उसे हमेशा कैद में परिवार के उसूलों पर चलना पड़ता था। तो जब आज़ादी की चाह रखने वाला कुणाल अपने परिवार से जुड़ने की चाह रखने वाले अमन से मिला तो दोनों की जम गई और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। और इसी बीच वो सब से मिला कुणाल जयसिंह परिवार का अगला हेड था, तो उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां थी और साथ में ही खतरे भी। और ऐसे ही एक अटैक का शिकार गलती से करण बन गया। करण भी कुणाल का ही बात समझ गया और कुणाल को देखते हुए बोला, तो क्या पता लगा कि कौन थे वो लोग? यह सुन कुणाल ने अपने पैरों को टेबल पर एक के ऊपर एक रखा और पानी का ग्लास उठाते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। अभी कुणाल ने ये कहा ही था कि उसका फोन बजा। इनकमिंग कॉल का नंबर देख कुणाल खड़ा हुआ और डॉक्टर ऑफिस से बाहर गया। कुणाल जब ग्राउंड में गया तो उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, छोटे मालिक, उन लोगों का क्या करना है? दूसरी तरफ से आया जवाब सुन। कुणाल समझ गया कि वो लोग पकड़े गए। यह सुन कुणाल के होठों पर हल्की सी क्रूअल स्माइल आ गई और उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहा, वो जो लोग मेरे साथ करना चाहते थे धमकाना, बोल। कुणाल ने फोन काट दिया और फिर अपने चेहरे पर अपना हाथ रख धीरे से हंसते हुए बोला, सच में जयसिंह सिर्फ खूनी हो बन जाता है। अभी कुणाल ये खुद से कह ही रहा था क्योंकि उसके आंखें टकराया और ध्यान न देने की वजह से कुणाल इस शख्स के साथ जमीन पर गिर गया। रूही ने जैसे ही महसूस किया कि वह किसी से टकराई और अब गिरने वाले, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द का इंतजार करने लगी। लेकिन उसे दर्द भले ही महसूस नहीं हुआ हो, पर किसी की स्ट्रांग बॉडी जरूर महसूस हुई और ये महसूस होते ही रूही ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह कुणाल के ऊपर गिरी हुई है। कुणाल ने भी अपने ऊपर गिरी लड़की को देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो कि कुछ देर पहले थे वह तुरंत गायब हो गए और वापस उसका फनी चेहरा खिल गया। और कुणाल ने मजाक में कहा, प्रीटी लेडी, क्या आपको मैं पसंद हूँ? दोस्तों, आगे की कहानी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।